अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 17 एमसीक्यूज़ और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को रिलीफ मिल गया है और वो रिलीफ ये है कि न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद इसके जवाबात निकाले गए हैं, तो वो जवाबात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपको जो है वो क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो बन गए हैं 500 उसकी फ़ीस है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स और उनमें जो न्यूमेरिकल्स मौजूद है केमिस्ट्री फिजिक्स में वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें तमाम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तमाम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होंगे, उसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व होंगे, उसके अंदर आंसर्स भी मौजूद होंगे और तमाम चीज़ें उस बुक में दी हुई होंगी। और एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए ना तो 150 होंगे। ठीक है, आप इजी पैसा करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको आपके नंबर पे ये नोट सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। इजी पैसा नंबर वीडियो के स्टार्ट में आ रहा होगा। तो चलें आ जाए, अब अपने पढ़ लेते हैं। मैं आगे भी थोड़ी देर बाद इसकी डिटेल्स दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखें ये नोट्स ले लीजिएगा, ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स उसमें भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे। ये वाहिद नोट्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहला एमसीक्यू से आपके पास मैं लिख भी दूंगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री। आपको पता है मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आप घर में अपने तार लगाते हैं, कभी ऐसा देखा है किसी ने कि तार जो है वो लकड़ी की लगाई हुई हो या रबड़ की तार लगाई हुई हो? हाँ, रबड़ की उसके ऊपर आउटसाइड कोटिंग तो होती है, इंसुलेटर तो लगा होता है, लेकिन वो तार रबड़ की नहीं होती। अंदर क्या होता है उसके? तो भाई हमें तो अच्छी तरीके से पता है कि अंदर उसके मेटल होता है। तो जब अंदर उसके मेटल होगा तो वो मेटल क्या सबसे ज्यादा अपने पास रखेगा? वो मेटल अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मूव कर पाती है। तो फ्री क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो इस दौर में कुछ भी फ्री नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है, The continuous flow of electron is made possible by the device called। अच्छा भाई, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, हमने ये पढ़ चुके हैं ये इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से। जब टॉपिक हमने पढ़ लिया है तो ये एक एमसीक्यू सॉल्व करना तो आई थिंक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है या फायर करती है। अब देखें, फायर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया है तो आपके दिमाग में आ गई होगी बात, इलेक्ट्रॉन गन। अब ये वो वाली गन नहीं है जिससे आप खेला करते थे बचपने में, छर्रे वाली, या फिर जो असली गन होती है, ये एक ख़ास किस्म की गन है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिटेक्ट की जा सकती है। कैसे डिटेक्ट की जा सकती है? कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन की मदद से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से हर सवाल का जवाब इसमें लगता है इलेक्ट्रॉन ही है। बड़ा ही इनिशियल और फंडामेंटल पार्टिकल है आपके पास इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, डी आ गया इसका जवाब हमारे पास 4। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर लेके जाएं, यानी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर करें। अगर वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जैसी डायरेक्शन चेंज करेगा हमें पता चल जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लो, आप किसी रोड पे जा रहे हो, आप रोड पे जाते जाते हल्के हो गए, तो मतलब आपकी स्पीड हल्की हो गई। अब क्यों स्पीड हल्की हुई आपकी? क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर था। अब हमारे यहाँ तो स्पीड ब्रेकर भी ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ स्पीड ब्रेक नहीं करते हैं बल्कि गाड़ी भी ब्रेक कर देते हैं साथ साथ। तो आगे अगर स्पीड ब्रेकर है तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी हल्की हुई है तो आगे कुछ ना कुछ हैगा, यानी जिसकी वजह से गाड़ी रुकी है। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हमें पता चल गया है कि वहां कोई फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक भी हो सकती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमें पता चल जाएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करोगे, मैंने बताया था अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी बेसिकली रिवर्स होगी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहां पर लग रहा है, मैं इसे बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडेक्स फिंगर अपनी खोल ली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये आपने खोल ली अपनी करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और अंगूठा आपका डायरेक्शन में है उसके क्या कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपने यूं अगर ये किया फोर्स की तो फिर ये इधर फोर्स, तो यहाँ तो रिवर्स नहीं हो रहा ना।
तो ये नॉट रिवर्स आएगा, रिवर्स नहीं आएगा बल्कि रिवर्स ही आएगा, सही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से मुराद यहाँ पर ये है कि इनवर्ट और आउटवर्ट, इनवर्ट और आउटवर्ट की डायरेक्शन मुराद है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको ना इसमें दिखाता हूँ, डायग्राम भी इसमें बनी हुई है एक, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं पेज नंबर बोलूँगा, आप वहाँ जाके देखिएगा। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है आपका, क्या कहते हैं, पेज नंबर पढ़ देता हूँ 165। उस पर ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है कि ये जो आपकी शहादत की उंगली होती है ना, इंडेक्स फिंगर, ये जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रही है तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास क्या है, L मल्टीप्लाई बाय आई एल बी। तो अगर B क्रॉस प्रोडक्ट है I का तो वो तो रिवर्स होगा ही होगा ना फिर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, तो पांचवा आपके पास क्या कहता है, पांचवे में देख लेते हैं। अच्छा, पांचवा है आपके पास द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेसेस इज कॉल्ड। तो भाई सिंपल सी बात है, थर्मोनिक इमिशन ही हमने ऐसा प्रोसेस पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना हमें जो है वो पढ़ाया जा रहा होता है, थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। ये थर्मियोनिक इमिशन आपको दिया हुआ इन्होंने बी पर, तो ये आपका ये थर्मियोनिक इमिशन। भाई थर्मियोनिक इमिशन हमने पढ़ा है ना, क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल सरफेस से, थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा भाई, छठा एमसीक्यू देखिए क्या आता है, इफ इनपुट ऑफ अ नॉट गेट इज 1 देन इट्स आउटपुट इज। अगर नॉट गेट में इनपुट 1 आ रहा है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपके पास 0 होगा। हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था भाई, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जी सर पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई नॉट गेट जो है वो रिवर्स कर देता है इनपुट को। तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। तो भाई सिंपल सी बात है ना, जब रिवर्स कर रहा है तो फिर ऐसे ही काम करेगा। अच्छा भाई, द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट इज, एंड गेट की बोलियन एक्सप्रेशन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ए डॉट बी होती है। अच्छा, द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट इज, और गेट की बोलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ए प्लस बी होती है, जो कि खुद भी बी पर आ रहा है। अच्छा, एक हमने खा लिया बीच में से, वो है 8, ये यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये अपना 8 कोई और सा है। 8 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्राइसेस द। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स किससे जुड़ा हुआ है, भाई देखो इंजीनियरिंग भी आती है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में भी मौजूद है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन आना चाहिए और ऑल ऑफ दीज ही आएगा। देखो इंजीनियरिंग में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है तो आप अप्लाइड फिजिक्स से भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है तो आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो और टेक्नोलॉजी में जाके भी पढ़ सकते हो। द कैथोड रे कैरी, कैथोड रे क्या कैरी करती है, अब ये तो आपने बताना है वरना आपके 10 रुपये कट जाएंगे। बिल्कुल सही है भाई, नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। अब ये तो बहुत आसान चीज़ थी ना भाई, हमने पढ़ा था ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे कैथोड रे बन रही है, तो जब उससे कैथोड रे बन रही है तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, ठीक है। तो चले इसको एक बार कंफर्म करते हैं, तमाम हमने सही करें या गलत करें, ठीक है। हाँ, तो पहला हमारा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉन गन। ये आपको एमसीक्यू सॉल्व मिल जाएंगे बुक के नोट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन, रिवर्स, थर्मियोनिक इमिशन, 0, ए डॉट बी, ऑल ऑफ दीज, ए प्लस बी और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, आप इसके नंबर भी कंफर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन ए पर है, ठीक है भाई। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ गलत ना चला जाए ना। बी, और फिर आपके पास डी, फिर आपके पास रिवर्स आ रहा है तो रिवर्स आपके पास आ रहा है ए। 5 में आपके पास आ रहा है थर्मियोनिक इमिशन बी, फिर आ रहा है आपके पास बी, फिर आ रहा है आपके पास ए, फिर आ रहा है आपके पास बी, ऐसे ही चेक होता है पेपरों में भी ना, डी सॉरी, फिर ये लास्ट में बी और ये सी। चलो भाई हो गए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सही हुए हैं।
अब आ जाओ थोड़ा सा नोट्स और ग्रुप के बारे में डिटेल ले लो, ताकि अगर नोट्स और ग्रुप में ऐड होना है तो फिर वो कर लीजिए। देखो भाई लेक्चर तो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ ना, बस जो भी चार्जेस हैं वो नोट्स और ग्रुप के हैं, बाकी तो इन लेक्चर्स आपके लिए फ्री ही रहेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी। देखो भाई ग्रुप में अगर ऐड होना है ना तो वहाँ आपको तमाम नोट्स फ्री मिलेंगे, गेस्ट पेपर फ्री मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, यूट्यूब की वीडियोस, और साथ ही साथ आपको जो है वो प्रैक्टिकल बुक्स और प्रैक्टिकल बुक्स और ये जो बुक्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक की ये सब मिल जाएंगी वहाँ पर। फीस जो है वो सालाना है 1500, ठीक है, सिर्फ साल में एक बार देनी है आपने, हर महीने नहीं देनी, सिर्फ साल में एक बार ये फीस आप दोगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपने सिर्फ नोट्स लेने हैं तो नोट्स के लिए 500 है, तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे। मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैट्रिक में आपका इंग्लिश है, उसके भी तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, जिसमें तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व होंगी। ये ऐसे वैसे नोट्स नहीं लिखे हमने कि बस जो हाथ में आया सॉल्व कर दिया, जो नहीं आया चलो भाई बाद में करेंगे, नहीं, तमाम चीज़ें सॉल्व की हैं। अच्छा, फिजिक्स के चाहिए, उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हैं। केमिस्ट्री के तमाम न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब सॉल्व हैं। और पीएसटी के तमाम चीज़ें सॉल्व हैं। बायोलॉजी में तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व हैं। और साथ ही साथ जो आपके पास सिंधी है उसमें भी तमाम एमसीक्यूज तमाम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हैं, नज़में सॉल्व हैं और चीज़ें सॉल्व हैं, और तमाम नोट्स मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, आप 500 पे करके हमें बता दें, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। एक पीडीएफ आपको मोस्टली मेरे ख्याल से 100 रुपये से भी कम में पड़ेगा, 70 रुपये तक का पड़ेगा। और ये फीस अगर आप महाना लगाएं तो आपको महाना ग्रुप की जो फीस पड़ रही है ना वो 105 रुपये 110 रुपये पड़ेगी। आप डिवाइड कर लीजिए 1500 को, 1500 डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, 1500 आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आपको 125 रुपये पर मंथ पड़ेंगे। तो आई थिंक इस वक्त में कोई भी कोचिंग सेंटर 125 रुपये तो नहीं ले रहा होगा, जहाँ तक मुझे पता है। 25 रुपये, 125 तो छोड़ दीजिए, 1025 रुपये भी कोई फीस नहीं ले रहा होगा। तो चलें अब वो छोड़ते हैं, अपने इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेरा है, मैं एक तरफ रहूँगा ताकि इस तरफ ना क्वेश्चन चला दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूँ, कहाँ जा रहा है। देखो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि गिव एन एग्जांपल शोइंग दैट द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम लो टेक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू हाई टेक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। भाई ये तो सिंपल सी बात है कि हम आगे जा रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कोई बोलता है जाके मार्केट में भाई मुझे कीपैड वाला मोबाइल चाहिए, वो हाई टेक्नोलॉजी वाला है। आज तक तो मैंने खुद भी नहीं देखा जिसके, अब मैं आपको पेंटियम 4 दे दूं लाकर, पेंटियम 4 बल्कि मैं आपको गिफ्ट में भी दे दूं ना तो भी आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वो लो टेक्नोलॉजी का है, आपके किसी काम का ही नहीं है, आप उस पर कुछ कर ही नहीं पाओगे, ना नेट सही चलेगा, ना कोई उस पर सॉफ्टवेयर चलेंगे, वो तो बेकार है। तो मैं आपको अगर मोटरोला का जो पुराना मोबाइल आता था ना डॉइट, वो दे दूं लाके, आप बोलोगे भाई मुझे नहीं चाहिए, या अपने पास ही रहोगे, फ्री में लाके दे रहा हूँ फिर भी नहीं लोगे आप। तो देखा होगा ना घर में ऐसा होता है कि बड़े जो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। तो अब तो बच्चे भी बोलते हैं हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, क्योंकि पबजी तो अच्छे मोबाइल में ही चल रहा है, अच्छी एक्सपीरियंस से चलता है। तो सिंपल बात है भाई, कोई भी लो टेक्नोलॉजी नहीं चाहता, आने वाले वक्त में हर कोई हाई टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। लेकिन अब ये बात तो कर ली इसको, लेकिन लिख के भी तो दिखाना है ना, असल तो हमें इसमें लिखना ही था, ठीक है, बात तो नहीं करनी थी। तो चलो अब जो बताया ना वो वर्डिंग में भी लिख लो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हुए हैं, क्या कहते हैं उस पर, अपने व्हाट्सएप पे, तो मैं इंशाल्लाह सबका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जो है वो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ काम ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई उधर कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन इसमें आंसर्स जो है ना 22 आंसर्स हमने निकालना है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 22 आंसर देने में भी टाइम लगेगा हमें। मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो नोट्स निकाल लेता हूँ, ये रहे, चलो ये रहे, यही नोट्स हैं जो मैं आपको दूंगा ना, इसी में तमाम क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व मिलेंगे। आप ले लेना, इससे मुझसे ले लेना, 150 इसकी फ़ीस है, ज़्यादा नहीं रखी है, अच्छे खासे पेजेस के नोट्स हैं, आपको आपके तमाम प्रॉब्लम्स के, देखो ये रहे नोट्स, तमाम प्रॉब्लम्स के आंसर एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। मैं भी इसी में से पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि ये मैंने ही लिखवाए हैं, तो मैं भी इसी में से आपको आंसर दूँगा। अच्छा, सबसे पहला आंसर हमारा ये रहा, अच्छा ये रहा सबसे पहला, कि द टेलीफोन सिग्नल्स विच वर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकली थ्रू कॉपर वायर आर नॉट ट्रांसमिटेड डिजिटली
आर नाउ ट्रांसमिटेड डिजिटली एज लाइट्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिखी है टीचर ने। क्या लिखा है कि पहले आपको पता है टेलीफोन के वायर आते थे, बड़े बड़े टेलीफोन के वायर लगे हुए होते थे, अब वो वायर ख़त्म कर दिए गए हैं। अब आपके टेलीफोन्स भी जो है वो वायरलेस सिग्नल पे काम करते हैं, अगर वायरलेस नहीं है तो ऑप्टिकल फाइबर पे काम करने लग गए हैं। तो देखो कितना ज़्यादा हमारे पास अपग्रेड हो गया है चीज़ें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन के जवाब पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है आपके पास ये रहा, ये आ गया, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ सबसे पहले तो मैं, क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्यूरेट होती हैं, चीपर इन प्राइस होती हैं और बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव मैनी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव मैनी advantages over analog electronic devices. The 3 of these advantages are, they have greater speed, they are very sensitive, their display are easily reliable, easily readable. तो देखो भाई ये सेंसिटिव होती हैं, यानी ज़्यादा काम कर रही होती हैं, स्पीड अच्छी होती है और अच्छी तरह से आप डिजिटल डिवाइस के पढ़ सकते हो। डिजिटल डिवाइस में मतलब मेरे पास जो घड़ी है अगर वो डिजिटल है तो मैं आसानी से टाइम देख सकता हूँ, मुझे ये नहीं गौर करना पड़ेगा कि बड़ी सुई किस पे, छोटी सुई किस पे। तो ये बड़ा फ़ायदा आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ DAS। DAS का क्या मतलब है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, DAS यानी जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ले जाएगा। चेंजेस दिस डिजिटल डेटा इनटू एन एनालॉग। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। फंक्शन यानी इसका क्या काम है, तो बस ये इसका जवाब था छोटा सा। अब देखो जिसका जवाब छोटा है उसका मैं छोटा ही जवाब दूंगा, बड़ा जवाब तो नहीं दूंगा जानबूझ के। अगर आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, तो सिर्फ आप अपना नाम बताते हो ना, ये भी बताते हो मेरे भाई का नाम ये है, मेरे दोस्त का नाम ये है, मेरे दूसरे दोस्त का नाम ये है, मेरे क्लास फेलो का नाम ये, ऐसा कुछ नहीं बताते। सिर्फ जब आपका नाम पूछा तो आपका नाम बताओगे। तो बस यहाँ भी वही काम है। What makes the cathode give of electron? What makes the cathode give of electron? तो भाई कैसे हमें कैथोड पे मतलब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये सब बताना है आपने यहाँ पर। कैथोड इज हीटेड टू अ टेम्परेचर दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू बी बॉइल्ड ऑफ इट्स सरफेस इनटू द इवैक्यूएटेड स्पेस इन द ट्यूब। तो भाई देखो इवैक्यूएटेड स्पेस यानी जब वैक्यूम क्रिएट रहता है, तो जब आप फिलामेंट को गर्म करते हो, देखो आप देख लेना, मैंने पढ़ा है थर्मियोनिक इमिशन, लिखना थर्मियोनिक इमिशन एमई इंग्लिश सेंटर, ये पूरा जवाब मिल, इसका पूरी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपके पास जो है वो जो टंगस्टन की फिलामेंट होती है वो हीटअप होती है और उससे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन बाय डायग्राम। तो थर्मियोनिक इमिशन यहाँ भी समझ में आ जाएगी आपको, ये पूरी डायग्राम मैंने डिटेल बनाई थी और समझाई थी, तो मैं फिर बोल रहा हूँ थर्मियोनिक इमिशन देख लेना। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है कि सरफेस को जब आप हीटअप करते हो ना तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, जिसे आप आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी कुछ पढ़ चुके हो। द वैक्यूम ट्यूब शोज इन अ बिलो फिगर इज कॉल्ड अ थर्मियोनिक इमिशन। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई है इसको थर्मियोनिक इमिशन में, इसमें थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये पूरा का पूरा जवाब एज इट इज लिख लेना, A B C करके इसका जवाब दिया गया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थर्मियोनिक इमिशन होता क्या उन बच्चों के लिए जो कि या तो पढ़ चुके हैं या जो रिवीजन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो कोई थर्मियोनिक इमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मेटल सरफेस से निकल कर आ जाते हैं बाहर। अब वो जो सरफेस है ना वो कैथोड होना चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मेटल सरफेस होना चाहिए। अगर वो सरफेस मेटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, अगर वो सरफेस मेटल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आएंगे निकल कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। व्हाई द कैथोड रिपेल इलेक्ट्रॉन। कैथोड क्यों रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को? सिंपल है भाई, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, पीछे से नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है तो रिपेल कर देता है, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। सिंस कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव द सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड वी नो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। बहुत आसान बात है भाई, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकेगा, नेगेटिव चार्ज को दूर फेंकेगा। तो इसलिए भाई ये रिपल्जन का प्रोसेस जो है वो हमारे पास हो रहा होता है, रिपल्जन की वजह से ये होता है। 7 क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की 2 प्रॉपर्टीज। भाई ये जो है वो हाई स्पीड वाली होती हैं, हाई एनर्जी इसके अंदर होती है।
दे ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज, दे ट्रांसफर एनर्जी। तो एनर्जी वाली तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये जो है वो आगे क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को आगे भेजती है, यानी इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देती है कैथोड रे। अच्छा भाई 8 पर आ गए हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर आपसे करूँगा, आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। ज़िंदगी में ना हमारे सामने कुछ चीज़ें लोगों को मिल रही होती हैं, हमें नहीं मिल रही होती हैं, और हम वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास होती तो बहुत अच्छा होता, काश ये चीज़ हमें मिल जाए तो हम भी वो खुशियाँ इंजॉय करें जो दूसरा कर रहा है। बेसिकली हम कोई भी चीज़ क्यों चाहते हैं, हम खुशियों के लिए चाहते हैं कि हमें खुशियाँ मिलें, हमें सुकून मिले, हमारे नफ्स को फ़ायदा हो। अगर वो चीज़ अच्छी है तो ज़रूर उसकी तवक्को करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है जो आप चाह रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। अब आपको पता है कुछ लोग गलत करके भी खुश होते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी का दिल दुखाकर, तो वो ना करें। तो इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही लेकिन वो चीज़ अच्छी है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए पढ़ने के लिए, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप मायूस नहीं हुए। अब आप चाहते हैं किसी बड़े स्कूल में आपको एडमिशन मिले, बहुत अच्छी बात है, हर दुआ भी करनी चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छा स्कूल मिले, अच्छे से अच्छे टीचर मिले, क्योंकि जितना अच्छा स्कूल होगा उतने अच्छे टीचर भी होंगे वहाँ पर। अच्छे से क्या मुराद है, अच्छा स्कूल है इससे क्या मुराद है कि वो उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, उसमें एसी लगा हुआ है, उसमें डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, नहीं। अच्छे स्कूल से ये मुराद है कि वहाँ एक अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छी फैकल्टीज़ मौजूद हैं। कोचिंग का अच्छा होना, कोचिंग का अच्छा होना, स्कूल का अच्छा होना, यूनिवर्सिटी का अच्छा होना, ये सब डिपेंड सिर्फ इस चीज़ पे करता है कि वहाँ अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। किसी के पास बहुत अच्छी बिल्डिंग मौजूद है यूनिवर्सिटी की, लेकिन उसमें अच्छे टीचर्स नहीं है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। किसी के पास बिल्डिंग तो अच्छी नहीं है लेकिन उसमें अच्छे टीचर्स हैं तो वो अच्छा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही ज़िंदगी में तो फिर ये नहीं है कि हमने बस शिकवे करने हैं, शिकायत करनी है, मायूस रहना है, परेशान रहना है, नहीं, बल्कि हमें सब्र करना है उस टाइम पर। अल्लाह का जो चीज़ें हमने अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उसका शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला का हमेशा जो है वो एहसानमंद रहना है और आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में और दुआ करते रहना है। फिर जब दुआ का सिला हमें मिलेगा यहाँ पर मरने के बाद तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने वाला होगा, वो हमारे लिए वर्थ इट होगा। तो कभी भी किसी की खुशी से जलते नहीं है, कभी भी किसी की खुशी को ये नहीं सोचते कि ख़त्म हो जाए, हमें मिल जाए। हाँ, रश कर सकते हैं लेकिन हसद ना करें। रश करना यानी जो दूसरे के पास नेमत है वो उसमें इजाफ़ा हो जाए और हमें भी वो नेमत मिल जाए। तो बकिया जो है अब नमाज के बाद करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो अब जो है वो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। कहा जाता है कि विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे इफ द गैस इन द ट्यूब इज चेंज्ड। तो हमने ये बात पढ़ी थी अच्छी तरीके से कि गैस चेंज करने से ट्यूब में कोई भी इसमें चेंज नहीं आ रहा था। देयर विल बी नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे इफ द गैस इन द ट्यूब इज चेंज। तो वही सिंपल बात है भाई कि कोई चेंज नहीं आ रहा था, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो आप ये लिखिएगा, क्या मेरे ख्याल से थर्मियोनिक इमिशन से आगे वाला टॉपिक ही आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आगे कहा जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रॉन गन। देखो इलेक्ट्रॉन हम पैदा नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं एक जगह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हासिल किया जा रहा है और उसकी बीम को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द हॉट फिलामेंट, हॉट फिलामेंट यानी टंगस्टन का फिलामेंट। द कैथोड इज अ मेटल प्लेट वार्म बाय द फिलामेंट। मैं इसे बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम गर्म करते हैं उस फिलामेंट को और पीछे से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, फिर एनोड के ज़रिए से उसे फोकस करा देते हैं एक जगह पर और प्लेट लगा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा, मैं पूरा चला दूंगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। इस पर मैं बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं और यहाँ तक ये आपने लिखना है। ये जो डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी ये आपको ये बनानी है, ये नोट्स में भी बनी हुई है। तो बेहतरीन तरीके से हमने नोट्स लिखे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नोट्स में। अच्छा, कहा जा रहा है कि इफ देयर एनी चेंज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पास थ्रू द, सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगी कैथोड रे तो क्या उसकी डायरेक्शन में तब्दीली आएगी, नहीं आएगी? 100% तब्दीली आएगी भाई, 100% आएगी, हम पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। लिखिएगा डायरेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मिल जाएगा डिटेल टॉपिक। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द
इलेक्ट्रॉन गन कैन बी, अच्छा नीचे वाला है, दे ऊपर वाला, देयर इज अ चेंज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से ये गुजरेगी, पूरा जवाब लिखना है आपने, मैंने तो सिर्फ एक हिस्सा पढ़ा है, कि अगर ये जो आपके पास है कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन बीम, जिसे आप कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन बीम दोनों कह सकते हो, तो जब ये गुजरेगी ना उससे क्या कहते हैं अपना, इससे क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आ जाएगी। और यही काम मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, पूछा ही होगा आगे। हाउ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्शन कैन बी डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक टारगेट। तो बिल्कुल हम स्पेसिफिक टारगेट पर इसको फायर कर सकते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड टू द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक टारगेट बाय यूजिंग मैग्नेटिक और बोथ साइड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर कर हम स्पेसिफिक डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको ले जा सकते हैं और फायर करा सकते हैं, ठीक है, एक खास जगह पे इसको करा सकते हैं। 12 डेमोस्ट्रेट बाय अ डायग्राम द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेमोस्ट्रेट यानी डायग्राम के जरिए से आपने क्या करना है, जो डिफ्लेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन बीम की, वो बतानी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बीम किस तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बीम किस तरफ आ रही है। देयर इज अ चेंज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल चेंज आएगा। अगर ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर ना, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है आपके पास, ये नेगेटिव प्लेट है और ये इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा, ठीक है, तो इसलिए ये काम होगा। तो ये इसको देखना, ऐसे डायग्राम बनाने का कहा है। अब जब भी कहें ना डायग्राम बनाना है तो डायग्राम नेसेसरी हो जाती है, जब तक नहीं कह रहे हैं तब तक नहीं है। 13 What happened to the energy of electron beam when it is passed through a magnetic field? तो एनर्जी के साथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन बीम की जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर रही होती है। तो देखो भाई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज व्हेन इट पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी दूसरे में कहा जा रहा है इज देयर चेंज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, क्या इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड में तब्दीली आता है। द स्पीड ऑफ बीम डज नॉट चेंज एज इट्स पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पीड में भी तब्दीली नहीं आती जब वो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है। मैं यहाँ थोड़ा सा आसान कर देता हूँ चीज़ों को। एनर्जी में चेंज आता है और स्पीड में चेंज आता है जब ये बीम, इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होती है, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आता जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क करता है इधर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे टॉपिक में देख लेना, मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना और एमी इंग्लिश सेंटर लिखना, वीडियो मिल जाएगी। गिव एनी थ्री स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, किस किस तरह की डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन बीम पर, वो आपने बताना है। यानी इलेक्ट्रॉन बीम को आप किस किस तरह से डिफ्लेक्ट करा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से। राइट डिफ्लेक्शन करा सकते हो आप किसकी मदद से, राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्शन करा सकते हो आप वाई प्लेट की मदद से, एक्स प्लेट की मदद से आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन करा सकते हो, और स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो आप इसकी, और भी इससे क्या कहते हैं अपना कैथोड से। तो द फ्लोरेसेंस स्क्रीन, अच्छा क्वेश्चन है 14 है ना, हाँ। द बीम बेंट एंड चेंज डायरेक्शन, द बीम, अच्छा मैं इसको दोबारा क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैंने कौन सा पढ़ा था। अच्छा, डिफ्लेक्शन बतानी है ना, तो हाँ, ये बीम फ्लो अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका जवाब था, ठीक है, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। ये सारे मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट पहले ही दे चुका हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, अब यहाँ सिर्फ मैं इसके सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप में ये जो लगा होता है फ्लोरेसेंस स्क्रीन, कैथोड रे, द एनोड और वाई प्लेट, ये क्यों लगे होते हैं। तो भाई देखो, फ्लोरेसेंस स्क्रीन इसलिए लगाई हुई होती है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जब आके लगे तो वाइट स्पॉट बने। When this electron beam strike the fluorescence screen, a bright spot is created on the screen। देखो वही बात है। The cathode ray इसलिए लगाई जाती है, कैथोड
कैथोड इसलिए लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाले जा सके। एनोड इसलिए लगाया जाता है ताकि फोकस कराया जा सके। द एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इट्स यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेट कराने के लिए दो काम होते हैं, एक फोकस और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। और वाई प्लेट इसलिए लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल और ऊपर शिफ्ट किया जा सके। आप लिखिएगा कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप CROME इंग्लिश सेंटर, ये आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डायग्राम बना के समझाई है, बहुत मेहनत लगाई है, आधा घंटा उसको समझाने में। वाई प्लेट कॉज डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन अप एंड डाउन वेयर वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द देम। वही बात लिखिए जो बताइए। सोल्व क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन how the term of electrons is produced. Explain how the beam of electron is produced inside the cathode ray oscilloscope. तो cathode ray oscilloscope के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करी जाती है? The electron gun emit a beam of electron which is produced by the cathode. तो भाई देखो उसमें भी यही काम होता है कि कैथोड जो लगाया हुआ होता है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होता है और आगे फायर कर रहा होता है, ठीक है, और कोई काम नहीं कर रहा होता। सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो गई है मेरी, लेकिन चलो इंशाल्लाह बस होने वाला है। एक्सप्लेन व्हाट मेक द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फ्रॉम द कैथोड टूवर्ड द एनोड। तो पीछे जो बातें की गई थी ना उसी को दोबारा दोहराया जा रहा है यहाँ पे, कि कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन को बनाता है और एक्सेलरेट करता है। तो देखो कैथोड बना रहा है और एनोड एक्सेलरेट करा रहा है। द एनोड प्लेट विच इज एट अबाउट 20 के वोल्ट यानी 20,000 वोल्ट की जो होती है वो, और इवन मोर, while the filament is around QV compared to earth. This huge difference between potential accelerate the electron. तो इतने पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, यानी जो पीछे बैटरी दी गई होती है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की होती है। लॉजिक गेट शुरू हो जाते हैं यहाँ से, जो कि हम अभी पढ़ा है हमने लॉजिक गेट, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे। बहुत सारे तो इसमें वही क्वेश्चंस मौजूद है जो सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए थे, वही मिलते जुलते क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टर्म लॉजिक बाय गिविंग द सुटेबल एग्जाम्पल। तो भाई देखो लॉजिक का हमारे पास क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास टास्क परफॉर्म करते हैं कि जब हमें 1 चाहिए हो तो 1 दें, जब हमें 0 चाहिए तो 0। लॉजिक गेट की मदद से ये टास्क हो रहे होते हैं। Logic is defined as system the aim to draw reasonable conclusion based on given information, ठीक है। ऑफ यानी ऑफ, ऑन ऑफ यानी क्वाइट, चुप रहेगी चीज, ऑफ ऑन क्वाइट रहेगी चीज, ऑन चीज बोलेगी, रिंगिंग, ठीक है, अलार्म है, ऑफ ऑन ऑफ होगी, ऑफ ऑन ऑफ होगी, ऑन ऑफ होगी, ऑन सिर्फ ऑन होगी। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब मैंने समझाई थी तो अच्छा रिस्पांस हो गया था, ठीक है। एक्सप्लेन इज देयर एनी इंटरमीडिएट स्टेट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है गिव सिंबल ऑफ अ नैंड गेट एक्सप्लेन करना है, गिव द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, याद रखिएगा। डायरेक्ट अब वो नहीं मिलेगा कि एक्सप्लेन वेलोसिटी, एक्सप्लेन एक्सप्रेशन एंड ड्राई फिट्स, नहीं, बल्कि बीच में से चीज़ें पूछेंगे। 4 सवाल करे होंगे तो 1 सवाल होगा बोर्ड में, ऐसा कर दिया गया पेपर। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस यूज डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये बस यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है, उसमें यानी 1 और 0 बाइनरी होता है। अच्छा, बाकी आपसे कहा था कि आपने डायग्राम बनानी है, सैम्बल बनाना था नैंड गेट का सैम्बल बना दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम बना दी गई है छोटी सी। और फिर आपको कहा था कि ट्रुथ टेबल बनाना है आपने, तो ट्रुथ टेबल यहाँ पर ये जो टेबल है ना इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं, यानी ये प्रेडिक्ट करता है कि क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये बना हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 या तो 1 करके लिखा हुआ है या तो 2 करके लिखा हुआ है, तो देख लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। चलो इसी को क्वेश्चन नंबर 20 को यही है क्वेश्चन नंबर 20, और मेरे ख्याल से 19 एक ही है। ये इन्होंने शायद गलत बांटा हुआ है इसे, क्योंकि उसको पहले 19 लिखा हुआ है फिर 20 लिखकर उसके ए बी पार्ट बना दिए हैं। तो मैं ये पूरा चला दूंगा, इसको देख लेना, ठीक है। अब 21 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। 20 में वो यही कह रहे हैं कि नैंड गेट का वो सैम्बल बनाओ। नैंड गेट का जो सैम्बल होता है वो आपके पास क्या होता है,
नैंड गेट का सिंबल ये होता है आपके पास, ठीक है। और अगर ये बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो, ठीक है आप, y a और b। और अच्छा नैंड गेट का है इन्होंने ना, तो नैंड गेट में ये भी बनता है आगे, ठीक है। अच्छा बाकी उन्होंने कहा ट्रुथ टेबल बनाना था एंड गेट के लिए, तो एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल ये बना हुआ आपके पास, नीचे देख लेना। अब 21 आ जाते हैं, ये 20 था, 21। डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशन ऑफ एन इन्वर्ट। तो भाई देखो इन्वर्ट के जो लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशन ऑफ एन इन्वर्टर और प्रोड्यूस द ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। तो देखो भाई इन्वर्टर हमारे पास क्या काम करता है, इन्वर्टर हमारे के पास ये होता है ना, a इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे कह लो y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सिचुएशन में लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपके पास a 1 है तो इन्वर्टर में वो 0 हो जाता है, फिर a आपके पास 1 था ना, तो इन्वर्टर में अब वो 1 नहीं रहता, 0 हो जाता है, वो चीज़ को उलट घुमाता है, ठीक है इन्वर्टर। अच्छा अब और गेट का ट्रुथ टेबल बोला उन्होंने, और गेट का ट्रुथ टेबल यानी और में तो आपको पता है दो चीज़ों में एडिशन होती है, तो ये और गेट का ट्रुथ टेबल है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। आप लिखिएगा लॉजिक गेट एमई इंग्लिश सेंटर, पूरे 1 घंटे समझाया खड़े होकर, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ABC, विच टू लॉजिक गेट्स विल गिव एन आउटपुट ऑफ 1 विथ इनपुट ऑफ। अच्छा कौन से दो लॉजिक गेट है जो हमें आउटपुट 1 देंगे, ठीक है। अगर हम इनपुट में 0 और 1 दे रहे हैं तो दो लॉजिक गेट ये काम कर सकते हैं। एक लॉजिक गेट हमारे पास कर सकता है और गेट, और गेट क्या करता है a और 1 इसको प्लस करके आंसर देता है 1, जैसे कि हमारे पास है y इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 और प्लस 0, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक तो और गेट हो गया, और दूसरा नैंड गेट भी ये काम कर सकता है। नैंड गेट कैसे कि देखो नैंड गेट में आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो 1 डॉट 0 क्या हो गया आपके पास, 1 0 हो गया, और 0 का इन्वर्ट करा तो आपने 1 आ गया। तो और गेट और नैंड गेट ये काम कर सकता है हमारे पास, तो देखो उसमें भी उन्होंने यही लिखा है नॉर एंड नैंड गेट, ठीक है। एंड जो है वो नॉट के लिए। गिव द सिंबल ऑफ नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल क्या होता है भाई, नॉर गेट का सिंबल आपके पास अगर मैं बनाना चाहूँ तो सबसे पहले आप बना लीजिए, ऐसे नहीं, सबसे पहले आप बना लीजिए नॉर गेट, ठीक है। ये आपका नॉर गेट आ गया, ये आपका और गेट आ गया। ये यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया है, ये सर्कल मैंने बनाया है नॉट गेट के लिए, ठीक है। और ये आउटपुट आ गया y। और गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट का इनपुट होगा, ये मैं बहुत बता चुका हूँ बार बार, a b। अब ये इनपुट है, ये सिंबल है, लेकिन अगर वैसे बनाओगे तो इसका सिंबल आपके पास ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर हाँ इसको ऐसे सिंबल में बनाना चाहो ना तो ऐसे होगा कि a प्लस ये होगा और फिर इसके साथ 0, फिर इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। गिव द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाना है आपने, तो ये रहा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में ये टेबल समझा दिया था, ठीक है। इसको मैं चला दूंगा तो देख लेना। इसमें आपके पास क्या होगा नॉर गेट में कि और में तो आपके पास a प्लस बी होता है ना, तो नॉर गेट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। शायद मेरे ख्याल से इधर वो चल रहा होगा स्क्रीन पर ना आंसर। नॉर गेट का सिंबल देखें इस तरह का होता है आपके पास, y इक्वल टू a प्लस b और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब a आपके पास अगर 1 है और b आपके पास जो है वो a आपके पास अगर 1 है और b आपके पास 0 है, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। 1 प्लस 0, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0 हो जाएगा, उलट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आंसर शो होगा, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने अच्छा कोशिश की समझाने की अपनी तरफ से, नहीं समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब आगे ये कि इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करूँगा, बस अब 3 चैप्टर हो रहेगा, 18, 19, 20। काफ़ी बड़ी बुक थी ये, मैंने खुद भी काफ़ी टाइम लेके ये कराया है, और मैथ के भी कुछ चैप्टर्स रह गए, वो भी मैं इंशाल्लाह तेज़ी में करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में।